सेंट्रल एंगल किससे बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज एट द सेंटर। एंगल का वर्टेक्स, जैसे कोई भी एंगल ले लो, अगर ये एंगल है, इसका वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स यानी कॉर्नर है, कौन है वर्टेक्स? बी। तो वो कहाँ पे चाहिए बोलते हैं? सेंटर पे चाहिए। यानी कहने का मतलब सेंटर वाला एंगल, ये जो एंगल है देखो, इसका वर्टेक्स सेंटर पे है। अगर मैं सेंटर का नाम ओ दे दूं तो बताओ, एंगल एओबी, इसका वर्टेक्स ओ है, कहाँ पे? सेंटर पे। तो ये हो गया सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल यानी सेंटर वाला एंगल, ठीक है, सेंटर वाला एंगल। तो बताओ, तो एंगल एओबी, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, को लिखो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल ओबी इज ए, कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल, क्योंकि उसका वर्टेक्स सेंटर पे है ना, सेंटर से शुरू हुआ। थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो सेंट्रल एंगल, जैसे ये सेंटर, कोई एंगल यहाँ से शुरू हुआ तो ये सेंट्रल एंगल नहीं है। इधर से शुरू हुआ देखो, या यहाँ आ गया नहीं, एक भी नहीं, क्यों? इसका वर्टेक्स देखो, एक तो भी सेंटर पर है क्या? नहीं, तो ये सेंट्रल एंगल नहीं है, वो है। अब बताओ, एंगल और आर्क में कुछ कनेक्शन है, बताओ। आर्क की टोटल होती है, पूरे आर्क की टोटल करेंगे तो होंगी 360 डिग्री। अब बताओ, ये जो आर्क, मैंने एक एंगल निकालता हूँ मैं, एंगल का भी तो अपना एक मेजरमेंट रहता है, एंगल भी कुछ डिग्री का रहता है ना, और आर्क भी कुछ डिग्री का रहता है। तो ये आर्क होगा और ये एंगल, एंगल जब निकालोगे तो वो अपने अंदर एक आर्क को लेगा, अपने अंदर एक आर्क को लेगा ना। तो ये एंगल और आर्क में क्या कनेक्शन होगा? ये एंगल कितने डिग्री का, आर्क कितने डिग्री का, तो ये जो सेंट्रल एंगल रहता है ना, सेंट्रल एंगल, वो उसका मेजरमेंट और आर्क का मेजरमेंट सेम रहता है। जैसे अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो ये आर्क भी कितने का होगा? 60 का होगा। अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो आर्क भी कितने का होगा? 120। ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये आर्क भी 90 का, और ये एंगल 90 का तो आर्क भी 90। मतलब पूरा 360 डिग्री हो गया ना यहाँ पे। 60, 120, 90 और 90 टोटल कितनी होती है? 360। तो ये भी टोटल कितनी होती है? 360। 60, 120, 90, 90 टोटल कितनी? 360। तो याद रखना, ये जो सेंट्रल एंगल है और आर्क ये सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेम। लिखते समय कैसे? एंगल को लिखते समय इस नाम से लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल, और आर्क को लिखते समय मेजर ऑफ आर्क। ये मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क, ऐसे। तो चलो यहाँ पे बताओ कौन सा एंगल है? एंगल का नाम बताओ। एंगल एओबी, एओबी, ठीक है, एओबी है सेंट्रल एंगल। आर्क का नाम बताओ। एबी, मेजर ऑफ आर्क एक्स, इधर मेजर ऑफ एंगल। तो ये एंगल का मेजर और आर्क का मेजर दोनों सेम। तो इसका रीजन लिखना, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। पहले सिलेबस में क्या था होता है, बहुत इजी था इसका रीजन, बस सेंट्रल एंगल लिख देते थे। क्या लिख देते थे? सेंट्रल एंगल। हो गया, सेंट्रल एंगल इतना। अब ये नए सिलेबस के हिसाब से इन्होंने रीजंस क्या लिखे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या, मेजर ऑफ आर्क का मेजरमेंट की डेफिनेशन है। क्या है आर्क का मेजरमेंट की डेफिनेशन? आर्क का मेजर और सेंट्रल एंगल का मेजर कैसा रहता है? सेम, ऐसा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। ये बॉक्स अभी इसका वाला, चलो बताओ आपको क्या दिख रहा है? गिवन दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है गिवन में? पी एम क्यू, बताओ क्या दिख रहा है? एम सेंटर है, एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर, बताओ हाउ टू सॉल्व। जैसे आपको एम सेंटर दिखा तो एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर
ऑफ द सर्कल। बताओ एंगल और आर्क इक्वल बताना, इधर एंगल लिखना उधर आर्क लिखना। बताओ एंगल का नाम बताओ, एंगल का नाम PMQ है एंगल का नाम। बताओ आर्क का नाम, अरे उसके अंदर आर्क कौन सा है, इसके अंदर कौन सा आर्क, ये वाला ना, इसके अंदर कौन सा आर्क, PQ। PQ बोलो या QP बोलो, मेजर ऑफ आर्क PQ। बताओ क्यों इक्वल है, दोनों इक्वल क्यों, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। ऐसा लिख देना, हो गया। तो ऐसा बॉक्स याद रखो, कभी भी सेंट्रल एंगल देखे तो दोनों भी इक्वल। चलो शुरू करें। देखो इसका और एक बॉक्स आर्क ये भी दिख रहा है, यस। कहाँ से कहाँ तक है, फिर आर्क कौन सा है, DCB। कहाँ पे DCB, DCB दोनों मिल गए। अब बताओ कौन सा बड़ा आर्क बन गया, ये वाला ना। इसके नाम में A और D एंडिंग में, बीच का कोई भी नाम क्या लो, ACD बोलो या ABD बोलो, या इधर से भी लिख सकते हो। क्या नाम लिखना, मेजर ऑफ आर्क ABD बोलो, या इधर से बोलो तो DCA बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो ना चलेगा। बताओ रीजन के लिए बॉक्स लिख के जाओ, रीजन के लिखना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। क्या लिखना, एडिशन प्रॉपर्टी। आर्क्स लिखना है, देखो आर्क्स की एडिशन प्रॉपर्टी, उतना कोई मायने नहीं रखता। और एक बार अब बताओ, अगर मैं देता हूँ मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क EA, दिख रहा है सबको, प्लस मेजर ऑफ आर्क है EDC। बताओ तीनों में क्यों मिला, पहले ABC दिखा, ABC दिखा, इसमें कौन सा मिला, कहाँ पे ये वाला। अब कौन सा मिला, EDC। कहाँ पे EDC, बताओ क्या बन गया, पूरा सर्कल बना। तो किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखना, 360 पूरा सर्कल। इसमें इसे मिलाया, इसे मिलाया, सब मिला के कितना हो गया, 360 पूरा सर्कल बन गया ना। हाँ तो रीजन क्या लिखना, मेजर ऑफ ए सर्कल, बस इतना लिखा तो चलेगा। ठीक है, तो दोनों का रीजन अलग है। जब 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 आर्क्स मिलके आर्क्स का एडिशन करके, आर्क्स का एडिशन करके नया आर्क बनता है, नया आर्क बनता है, तो क्या लिखना, आर्क्स एडिशन प्रॉपर्टी। और सभी आर्क मिलके अगर पूरा सर्कल बनता है तो क्या लिखना, रीजन। ये कभी याद रखना, सेंट्रल एंगल और आर्क अगर सेम है तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो आर्क भी 60 डिग्री, बराबर है। उल्टा अगर आर्क 60 का तो एंगल भी 60 का, दोनों का रिलेशन। अब बताइए आप, मान के चलो कि ये दोनों एंगल सेम रहे तो बताओ कि ये दोनों एंगल सेम, पर ये दोनों सेंट्रल एंगल है ना। बताओ ये एंगल किससे इक्वल होगा, इस आर्क से इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस आर्क से इक्वल होगा। ये दोनों आपस में कैसे, तो बताओ ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएगा ना। अगर एंगल इक्वल तो आर्क भी इक्वल, क्योंकि एंगल और आर्क एक ही रहता है ना, बस नाम अलग अलग है। इसको एंगल बोलते, इसको आर्क, लेकिन है एक अच्छा। ये 60 तो भी 60, 50 तो 50। तो बताओ अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। मान के चलो ये 50 है, ये भी 50 हो जाएगा ना। और आप बोल रहे सर कि ये दोनों इक्वल है, ये 50 ये भी क्या होगा 50, ये 50 ये भी 50, तो समझ हो गया ना, एंगल सेम तो इफ लिखा है मैंने, क्या लिखा, इफ मान के चलो अगर, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल, BAC एंगल है और CAD एंगल कैसे इक्वल, और दोनों सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल इक्वल है ना।
दो सेंट्रल एंगल कैसे इक्वल है, तो समझ जाना कि उनके आर्क भी इक्वल है। इस आर्क का नाम क्या होगा, BC, और इस आर्क का नाम ये भी इक्वल है। एंगल इक्वल तो आर्क। लेकिन बोला अगर एंगल इक्वल रहे तो उन्होंने दिए तो बराबर, उन्होंने दिया कि ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल है ये, तो अपन ये सोचेंगे अगर उन्होंने ये एंगल इक्वल नहीं दिए तो आर्क पता ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है तो आर्क भी छोटे और बड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे कि ये एंगल बहुत छोटा है दिख रहा है और ये एंगल कैसा है, बड़ा है दोनों सेंट्रल एंगल, ये भी सेंट्रल है ये भी सेंट्रल है ना। हाँ लेकिन बताओ एंगल छोटा तो आर्क छोटा, एंगल बड़ा तो आर्क बड़ा, तो एंगल इक्वल नहीं है तो आर्क भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या था, एंगल इक्वल है ना आर्क इक्वल। रीजन क्या लिखा, अब बताओ एंगल और आर्क में कनेक्शन क्या रीजन लिखा आपने, बताओ एंगल और आर्क वाला बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, है ना। अब वही लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ। अब बताओ ये कौन से एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंगल, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, हाँ सॉरी सेंट्रल एंगल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल। कौन से सेंट्रल एंगल, हाँ कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दिखाना तो भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इसलिए इधर मान के चलो आपको आर्क इक्वल दिए, अगर कौन इक्वल है, उन्होंने दिया कि आर्क BC और आर्क CD इक्वल है, बताओ आप क्या तर्क लगाओगे फिर, आर्क इक्वल दिए क्या, ठीक है तो एंगल भी इक्वल, तो अगर आर्क इक्वल है एंगल, बताओ इसका एंगल कौन सा BC और इसका एंगल कौन सा इक्वल लिख देना। रीजन वही बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ, वही बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ, बाय द डेफिनेशन मेजर ऑफ समझ तो है। अब बताओ क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कौन दिया था, दिया क्या था आर्क कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखना, आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट आर्क। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, वहां पे सिर्फ क्या लिखा था, बाय द डेफिनेशन ऑफ आर्क लिखा था, क्योंकि एक ज आर्क की बात थी ना। यहाँ पे आर्क कितने हैं, वो भी कैसे है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, है ना, कॉन्ग्रुएंट आर्क, वो इक्वल है यानी आर्क। हाँ याद रखना आर्क्स इक्वल, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट। हाँ हम ज्यादातर इक्वल वर्ड बोलते हैं लेकिन लिखते समय कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देना। आर्क इक्वल तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल, एक बात है, आपस में रिलेशन जोड़ देना। आपस रीजन का बराबर लिखना, रीजन क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स लिखना, और यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। बताओ ना कॉन्ग्रुएंट आर्क है ना, मेन क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल, बस उतना एक याद रखना, याद रहेगा। एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल, आर्क इक्वल तो एंगल। करस्पॉन्डिंग, तो कहने का मतलब ऐसा है भाई कि ये होगी ट्रायंगल्स की बात। बताओ सर्कल में दो रेडियस हमेशा सेम रहती है, यस नहीं रहती, रहती है, हाँ क्योंकि रेडियस की लेंथ तो छोटी बड़ी नहीं होगी ना, रेडियस कैसी रहेंगी, सेम। हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा है देखो, बताओ जैसे कि ये सर्कल है और मैंने ये कॉर्ड निकाला, कॉर्ड डायमीटर थोड़ी है, रेडियस भी नहीं है, क्या है कॉर्ड, इतना ही लेंथ का। बताओ ये जो कॉर्ड है ये अपने अंदर एक आर्क को समा लेता है, इतना है ना। तो वैसे ही मैंने और एक कॉर्ड निकाला तो सेमच निकाला, तो बताओ ये कॉर्ड ने जितना आर्क लिया उतना ही ये भी लेगा, क्योंकि इनकी लेंथ कैसी है, सेम। इसका मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड अगर इक्वल तो आर्क भी क्या होंगे इक्वल, और उल्टा अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल। अब बताओ अगर मैंने कॉर्ड इक्वल नहीं लिए तो ये कॉर्ड बड़ा लिया और ये वाला कॉर्ड कर लिया छोटा लिया। अब आप बताओ
कॉर्ड छोटा है तो उसका आर्क भी छोटा। कॉर्ड बड़ा है तो आर्क भी बड़ा है। कॉर्डच इक्वल नहीं है तो आर्क इक्वल नहीं है। उल्टा बोलो, अगर आर्क इक्वल नहीं है तो कॉर्ड भी इक्वल नहीं है। ये थ्योरम क्या है अपना, कॉर्ड्स इक्वल रहे तो आर्क इक्वल, ऐसा है थ्योरम। और दूसरा थ्योरम उसके बाद क्या, आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, दोनों। अभी नहीं पढ़े क्या, सेंट्रल एंगल, अभी आपने लास्ट वाला बॉक्स कौन सा देखा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल, आर्क इक्वल तो सेंट्रल एंगल। वही बात इसकी है, ये कॉर्ड की है। आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। बताओ थ्योरम में क्या लिखा है, थ्योरम है पेज नंबर 61 का, द कॉर्ड्स corresponding to congruent arcs। देखो जनरली फिगर राइट साइड में निकालना पड़ेगा। क्या बोला हमने, पहले सेंटर लेना पड़ेगा ना। चलो हाँ सर, सेंटर लिया, कौन सा लिया, और उनके ये साइड लेते कौन सा, बी। कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स, देखो वर्ड कौन सा है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स। और कॉर्ड भी वर्ड है, कॉर्ड भी है ना। चलो कॉर्ड निकालते हैं, तो एक कॉर्ड निकालता हूं मैं इनके जैसे, कौन सा, AC। और दूसरा कॉर्ड लेता हूं मैं D। देखो दो कॉर्ड निकाले मैंने, कौन से दो कॉर्ड निकाले बताओ, AC एंड है दो कॉर्ड, यस। इनके आर्क भी तो है। बताओ इस कॉर्ड का आर्क कौन सा, आर्क APC, मैंने P नाम दे दिया। ये कॉर्ड D है, बताओ इसका आर्क कौन सा है, DQE, बराबर है। यस। अब ध्यान से, कॉर्ड AC आर्क APC, कॉर्ड D और आर्क DQE। थ्योरम दो पढ़ने वाले अभी हम। अगर कॉर्ड इक्वल रहेंगे ना तो आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। उल्टा, अगर आर्क इक्वल होंगे ना, इस थ्योरम में क्या दिया इक्वल, बताओ वर्ड पढ़ो क्या इक्वल है, आर्क इक्वल है कि कॉर्ड इक्वल है। थ्योरम पढ़ा, उसमें देखो क्या वर्ड है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स, ऐसा वर्ड है, देखा क्या थ्योरम में दिख रहा है ना, कॉन्ग्रेंट आर्क्स। बताओ यानी कौन इक्वल है, आर्क इक्वल है। कौन से आर्क, APC और आर्क कैसे हैं दोनों इक्वल। तो चलो गिवन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेंगे, B is the center of the circle। और कौन से आर्क इक्वल लेंगे, आर्क APC कॉन्ग्रेंट आर्क DQE। बोलो मैंने आर्क इक्वल लिए कि नहीं, आर्क APC और आर्क DQE इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट लिए। क्यों, थ्योरम में दिया था कॉन्ग्रेंट आर्क्स, कॉन्ग्रेंट आर्क्स। देखो पढ़ो थ्योरम, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स। कॉन्ग्रेंट आर्क ये वर्ड है, कॉन्ग्रेंट आर्क। हाँ अब बताओ क्या प्रूव करना है, प्रूव देखो ना। अब थ्योरम फिर से पढ़ते हैं, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स। ये कॉन्ग्रेंट आर्क है, इनके कॉर्ड कौन से, AC और D। क्या बोलते हैं, आर्क कॉन्ग्रेंट। थ्योरम में पढ़ो क्या दिया आगे, आर्क। तो वो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, बताओ तो कौन सा कॉर्ड, कॉर्ड AC कॉन्ग्रेंट बोलते कॉर्ड D, कॉर्ड AC कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड D। ये प्रूव करके बताओ, यानी आर्क इक्वल दिए हैं और कॉर्ड इक्वल बता रहे हैं। अभी फिलहाल याद रखना कौन इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। कॉर्ड इक्वल बताने, देखो ना कॉर्ड इक्वल बताने कैसे पता। तो क्या करते हैं, प्रूफ शुरू। पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं सभी। कौन सी रेडियस निकालते हैं, BA BC BD और BE। तो क्या, ड्रॉ सेगमेंट BA BC BD एंड 4 सेगमेंट निकाले। सेगमेंट यानी वो रेडियस है, ठीक है। टारगेट याद रखना आप लोगों ने, आपको ये कॉर्ड इक्वल बताने। अब थोड़ी देर के लिए उसको कॉर्ड मत बोलो, क्या बोलो, सेगमेंट बोलो। आपको AC और DE क्या बतानी, इक्वल। अब कॉर्ड नाम हर बार बोलना जरूरी नहीं, AC और DE इक्वल बताने। बताओ ये दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल है ना,
साइड AC और साइड B इक्वल बतानी है। दो साइड इक्वल कब होंगी? जब ये पूरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताते हो, ये वाले ट्रायंगल क्या बताएंगे हम? कॉन्ग्रुएंट। अभी बताया था। बताओ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे बताना? लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल के नाम को लिख दें, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE। बताओ इसकी एक साइड में लेता हूँ AB, बताओ इसकी कौन सी साइड से इक्वल? बताओ, बता सकता हूँ क्या? इसकी एक साइड उसके एक साइड से इक्वल बता दी मैंने, बताओ क्या रीजन है? ये AB साइड से BD से इक्वल कैसे क्या हुई? रेडियस है ना, तो क्या हो गया? रेडियस। बताओ क्या लिखेंगे? साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड BD, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और बताओ दूसरी साइड कौन सी लेंगे? इसकी एक और उसकी एक, बताओ। इसकी BC और इसकी अलग अलग सिंबल लिए। हाँ बताओ क्या लेंगे? साइड BC कॉन्ग्रुएंट साइड B, रीजन सेम सर्कल। बताओ दो साइड, इसकी दो साइड उसके दो साइड से इक्वल हो गए। बताओ तीसरी साइड पता है क्या आपको? तीसरी साइड AC और तीसरी D इक्वल, आपको पता है? नहीं। आपको कुछ कारण पता है क्या? ये क्यों इक्वल थी? क्योंकि रेडियस थी। आपको AC और D इक्वल है इसका कुछ अंदाजा नहीं है, वो तो आपको प्रूफ बतानी है। नहीं, लेकिन जाने दो, फिर अभी साइड की बात छोड़ दो, दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता। चलो एंगल की बात करो। इसके 3 एंगल है, उसमें भी 3 है। कौन सा एंगल कौन से एंगल से इक्वल है? एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EBD। इसका एंगल B इसका भी B इक्वल है। बताओ क्यों इक्वल है? B कॉमन एंगल है। अरे इसके B के ये अलग है कॉर्नर, और इसके B का कॉर्नर अलग है ना। अगर मैंने ऐसे ही निकाला B और ये भी देखो है, ठीक है, और ये वाला भी बताओ ये भी दोनों सेम है क्या? ये भी छोटा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, कैसे क्या इक्वल हो गया? तुम बोलो नहीं सर कॉमन एंगल। कॉमन एंगल अभी तक समझे नहीं आप लोग? कॉमन एंगल कैसे होता है? उसके कॉर्नर सेम आने चाहिए ना। इसका कॉर्नर ये है और इसका कॉर्नर ये, तो अलग अलग नहीं है, तो फिर कॉमन एंगल कैसे हो? ये तो कई बार पढ़े हम उस इसमें। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, हाँ, कौन सा छोटा और एक बड़ा? ये वाला एंगल, और छोटे में भी है, वही कॉर्नर किसमें? बड़े में भी है, इसलिए कॉमन एंगल रहता है। हाँ वो बताओ। By the definition of measure of congruent arcs। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया बताओ पहले? आर्क्स इक्वल। दो आर्क इक्वल दिए है ना? अरे गिवन है ना, दो आर्क कैसे इक्वल? आप बताओ दो आर्क इक्वल है, मैं लिख देता हूँ लगे। कौन से दो आर्क इक्वल है? आर्क ABC कॉन्ग्रुएंट आर्क DQD, रीजन गिवन दिया है ना। ये आर्क और ये आर्क इक्वल है। हाँ सर वो तो आर्क इक्वल है दिया है सर, हम तो ट्रायंगल इक्वल बता रहे ना। तो ठीक है ना, तो ट्रायंगल इक्वल बताओ, कैसे बताएंगे? एक साइड से रेडियस, दूसरे से रेडियस, तीसरे से नहीं पता। चलो एंगल की बात करते हैं। बता इसके 3 में से कौन सा और इसके 3 में से कौन सा इक्वल है? अब गहराई से सोचो कि आर्क इक्वल है। कौन इक्वल है? आर्क। क्या पढ़े थोड़ी देर पहले? आर्क का कनेक्शन किससे रहता है? सेंटर एंगल। किससे? सेंटर एंगल। और ये आर्क और ये क्या है? सेंटर एंगल। ये दो आर्क क्या है? इक्वल। तो इनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। थोड़ी देर पहले वही पढ़े कि सेंट्रल एंगल इक्वल तो आर्क इक्वल, और आर्क इक्वल तो सेंट्रल एंगल। अब ये आर्क इक्वल है तो इनके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ये वाला एंगल कौन सा? ABC। और ये वाला एंगल कौन सा? अब बताओ एंगल का नाम बताओ। ABC और दूसरा एंगल DB। बताओ क्यों इक्वल है? by the definition of पढ़े ना? by the definition of measure of congruent क्या? आर्क।
देखो यही चीज थोड़ी देर पहले आपको आ रही थी, अभी दिमाग से निकल गई। होता क्या है, कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर तब होती है जब उसका एप्लीकेशन हम ज्यादा लेवल पे करते हैं, उसको बार बार पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे हर चीज, तब वो दिमाग में सेट हो जाती है, तब तक नहीं होती। इसलिए कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आया तो ये मत समझना कि आपका पक्का हो गया। इसलिए इतने सालों में मैंने ऐसा देखा है कि जो थ्योरम आप यहाँ पे सॉल्व करते हो लेकिन एग्जाम में आने पर वहाँ पे 0 मार्क लेते हो, तो तुम बोलो कि यहाँ पे तो मुझे आता था, वहाँ पे क्यों नहीं आया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया लेकिन वही अगर एग्जाम में आया तो आपको 0 मार्क, आप याद ही नहीं आता। वहाँ पे क्यों नहीं आता यार, क्योंकि आपने यहाँ पे कर लिया लेकिन उसको परमानेंट स्टोर नहीं हुआ आपके दिमाग में। आपने खींच तान के बहुत समय दे के, जैसे वो प्रॉब्लम अगर 5 मिनट में आना चाहिए तो आपने उसको 15-20 मिनट से सोच सोच के उसका आंसर लाया, क्योंकि आपका माइंड इस बार कैसा है, रिलैक्स है। क्यों, क्योंकि आप पर कोई टाइम का बंधन नहीं है, बस आपको आंसर लाने से मतलब है। तो 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 लगे, 25 मिनट हो गए, आपने उसका आंसर ला लिया खींच तान के बराबर इधर सोच के। एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर रहता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मिनट के अंदर आना चाहिए, तो वही चीज अपने को रिलैक्स माइंड में आई थी लेकिन बहुत बार सोच के, उतना रिलैक्स माइंड एग्जाम में रहता है, क्योंकि रहता है 3 मिनट में भी फटाफट आना चाहिए, फिर दिमाग च नहीं लगता ये क्या था वो क्या था, ऐसे करने से आएगा वैसा करने से आएगा, फिर छोड़ देते, जाने दे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना था। क्योंकि वहाँ पे आप ट्रायल कर सकते हो, क्या एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर सकते हो, क्या तरह तरह की, ऐसा करके देखो क्या, वैसा करके देखो क्या, ये करके देखो क्या, नहीं होता। हालांकि वही एक्सपेरिमेंट करके आपका पहले आया था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए समय नहीं आपके पास। 25-25 मिनट थोड़ी लगाएंगे एक 3 मार्क के लिए, जैसे इधर लगाया था तुमने, और वहाँ पे अगर 3 मार्क के लिए 25 मिनट लगाया तो 1 घंटे में 6 मार्क का सॉल्व करोगे पेपर, और पेपर कितने मार्क का रहता है, 40 मार्क, तो 1 घंटे में 6 मार्क तो 18 मार्क का सॉल्व करोगे, 2 घंटे में कितना सॉल्व करोगे, 12 मार्क का। 12 मार्क का सॉल्व करके घर आना है क्या, कि 40 मार्क का सॉल्व करना है, ये प्रेशर रहता है एग्जाम में। इसलिए नहीं कि आपको यहीं पे हर चीज विथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके कि एग्जाम में आए तो मैं 3 मिनट में सॉल्व कर पाऊँ, तो वो प्रैक्टिस घर में जब भी होनी चाहिए, फिर 3-4 मिनट वाली घर में जैसे प्रैक्टिस करना कि 4 मिनट में मेरा पूरा हो जाना चाहिए कंप्लीट, लिख के बिना देखे भी, इतना उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और यहीं पे नहीं करते स्टूडेंट, इसलिए फिर वहां पे नहीं आता। तो बताओ, अभी तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ, अभी बताया था हमने, बॉक्स निकाल के क्या बताया था कि अगर R इक्वल है तो सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं, और सेंट्रल एंगल इक्वल है तो R इक्वल होते हैं, और रीजन भी बताया था बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ, बस उसके बाद रुक गए थे, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेम है, लेकिन उसके बाद R इक्वल रहे तो कॉन्ग्रुएंट R, एंगल इक्वल रहे तो कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पे कौन इक्वल है, R इक्वल है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट R कि कॉन्ग्रुएंट R कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या कहा, R कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड से इक्वल है, रेडियस, बीच के एंगल से इक्वल है, क्योंकि वो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल, R इक्वल दे तो एंगल भी इक्वल। अब बताओ इसके 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, कौन सी टेस्ट बोलते हैं, तो इसका ट्रायंगल कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DB, सोच समझ के बताओ कौन सी टेस्ट, बाय क्या है उसका नाम, चलो नाम नहीं उसका कंफर्म, DBE लिखो, EBD लिखोगा, EB क्या लिखो, तो मैंने क्या बताया था, आप पहले किसका सपोर्ट लो, एंगल का, आपको कौन सा एंगल गारंटेड पता है, इसका भी उसके किसके साथ है, तो इसका भी बीच में है ना, उसका भी का आएगा बीच में, फिर 2 नाम बचे, एक DE बचा और एक ED बचा। अब ED लूं कि DE लूं, दोनों साइड में एक बार ED और एक बार D, बीच में B फिक्स है, बताओ दो में से कौन सा सही है, तो फिर चेक कैसे करना है, साइड से कैसे बताओ, AB की साइड EB बराबर है क्या, आपने AB की EB ली थी क्या, AB की क्या ली थी आपने, तो नाम कौन सा सही है, नीचे वाला। अब आप बताओ कि 2 ट्रायंगल इक्वल हो गए तो क्या क्या होता है, इतना सब कुछ हमने क्यों किया, हमारा प्रूफ क्या था, क्या प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, cos AC कॉन्ग्रुएंट cos D, AC और DE इक्वल बतानी। अब आप बताओ, आपने 2 ट्रायंगल को इक्वल बताया, तो बताओ AC और DE इक्वल होगी क्या, 2 ट्रायंगल इक्वल है तो क्या होता है, सब इक्वल हो जाता है, AB DB से इक्वल, सर वो तो हमें पहले से ही पता है, और बताओ
BC B से इक्वल, सर वो भी तो बता था पहले से चले। तीसरी बताओ कौन सी? AC B से इक्वल। हाँ सर AC पहले पता नहीं था, अब पता चलेगी। बताओ AC क्या लिखना? साइड AC साइड DE विजन corresponding sides of common triangle। इसी को बाद में कॉर्ड बोल देना। क्या बोल देना? कॉर्ड AC congruent chord DE। उसका कोई रीजन नहीं लिखना, बस उसका नाम ही साइड की जगह कॉर्ड लिखा। तो बताओ क्या प्रूफ था? देखो ध्यान से, आर्क इक्वल दिए थे, आर्क EPC और आर्क DQ। आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल प्रूव करके बताओ। आर्क इक्वल है तो इसका ये वाला कॉर्ड, इसका ये वाला कॉर्ड, यानी आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल बताओ बोले। तो हमारे दिमाग में क्या था कि कॉर्ड इक्वल बताने ना, कॉर्ड यानी ये साइड होगी ना, यस ये दो साइड इक्वल बताने। तो हमने क्या किया? ट्रायंगल फटाफट निकाल लिए, दो ट्रायंगल रेडियस रेडियस निकाल के और दो ट्रायंगल को इक्वल बता दिया। ट्रायंगल इक्वल हो गए तो वो साइड अपने आप इक्वल होगी। लेकिन सवाल था कि दो ट्रायंगल को इक्वल कैसे बताएं? सीधी बात है, एक साइड से रेडियस, दूसरी से वो भी रेडियस, और ये एंगल इक्वल। सर कैसे दिया? तो नहीं है एंगल इक्वल। अरे बेटा आर्क इक्वल दिए ना, आर्क इक्वल है ना, तो आर्क इक्वल रहे तो एंगल इक्वल होते हैं, सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं ना। अगर दो आर्क इक्वल है तो उनके सेंट्रल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो पहले आर्क इक्वल लिख देना, रीजन गिवन। फिर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल, रीजन बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। बताओ, दो साइड से कॉन्ग्रुएंट रेडियस और बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। दो साइड से और बीच का एंगल हो गए। SAS टेस्ट, SAS टेस्ट से क्या हो गए? दो ट्रायंगल इक्वल, और दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए इसका मतलब साइड इक्वल होगी। कौन सी साइड? AC साइड BE से क्या होंगी? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया ना। AC और DE इक्वल होगी, AC और DE इक्वल, यानी कॉर्ड AC इक्वल कॉर्ड DE। इस तरह से